और सबसे पहले सवाल भी मेरा आप लोगों से ये है, डॉक्टर साहब, एक आम आदमी को पता कैसे चलता है कि इसके जिगर के साथ कोई मसला शुरू हो गया है? थैंक यू कि आपने इनवाइट किया इस शो में। बात यह है कि इसे हम साइलेंट क्लियर कहते हैं। साइलेंट क्लियर के अंदर ये होता है कि पेशेंट बहुत अरसे तक एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, ठीक है। वो पेशेंट्स जिनमें जॉन्डिस यानी पीलापन अपीयर हो जाए, उनमें तो कुछ निशानियां जाहिर हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनमें कुछ भी सिम्टम्स नहीं आते और ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जिगर को ख़त्म कर रहा होता है। और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं जब ऑलरेडी उनका जिगर सिरोसिस यानी सिकुड़ने वाले स्टेज में दाखिल हो चुका होता है। ऐसे स्टेज पर उन पेशेंट को ट्रीट करना, उन पेशेंट को मैनेज करना, उनके आगे लाइफ को बचाना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये दिनों का सफ़र होता है, महीनों का सफ़र होता है या सालों का सफ़र होता है कि आपके जो सिरोसिस जो आपके जिगर पहुंचता है? सिरोसिस जो है ना, ये तो सालों का सफ़र है, ठीक है ना। लेकिन हमने हमेशा देखा कि बहुत कुछ हुआ लिवर ट्रांसप्लांट के ऊपर, यानी वो चीज़ जब हमारा जिगर काम करना छोड़ दिया तो हमने उसको बदलने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमने उसकी प्रिवेंशन पर, उसकी स्क्रीनिंग पे कभी काम नहीं किया। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अगर हम स्क्रीनिंग को ही इम्पॉर्टेंस दें और हम ये देखें कि अगर पेशेंट को इनिशियली हम डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको ट्रीट कर लेते हैं, तो हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो बर्डन है वो बहुत कम हो जाएगा। तो हर किसी को स्क्रीन होना चाहिए और WHO की रिकमेंडेशन भी यही है और कि हर पेशेंट, हम जिस रीजन में एक्चुअली रहते हैं उसका प्रीवेलेंस हेपेटाइटिस सी के लिए 8 to 10% है, यानी एक हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो हेपेटाइटिस सी से। इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी के लिए 5 to 6% है, ये भी बहुत है, ठीक है ना। तक कि हमारे पास हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से स्टिल अभी भी बहुत। आपको तो पता है आवाम को वैक्सीनेशन से कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू होती है तो आवाम परेशान हो जाती है। तो ये तो हमने मसला देखा ही। लेकिन सर आपको, डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि मेजर क्या बड़ी रीज़न है कि जो हम अब देख रहे हैं कि दुनिया भर में अगर हम कंपेयर भी करें तो जो हमारे यहाँ केसेस जिस तरह से डिफरेंट हैं, और चाहे वो डायबिटीज़ भी हो, चाहे वो हाइपरटेंशन भी हो, हम और किसी चीज़ में बीट करें ना करें, लेकिन ऐसे हेल्थ कंसर्न्स में हम दुनिया के लोगों को बीट ज़रूर करें। बीट पोलियो, ये हमारे साथ समहाउ एक बड़ी हम अनफॉर्चुनेट हैं इस मामले में। तो क्या बड़ी रीज़न आपको डॉक्टर साहब लगती है? थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इन्विटेशन। आपने बड़ा अहम सवाल किया। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बयान करूँगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अवेयरनेस। जैसे कि इस साल 2026 में WHO ने एक थीम दी कि हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। हमने किस चीज़ को ब्रेक करना है? हमने उस बैरियर को ब्रेक करना है जो कि एक आम मरीज़ की रसाई को मुश्किल करता है हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग की तरफ, हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग की तरफ, वैक्सीनेशन की तरफ, उसकी मैनेजमेंट की तरफ। हमने इस बैरियर को ब्रेक करना है। तो इसके लिए हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप करना होगा दैट इज़ कॉल्ड अवेयरनेस, जो आज आप कर रहे हैं कि आवाम को एक अवेयरनेस फराहम कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि व्हाट इज़ हेपेटाइटिस। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। WHO की 2026 की रीसेंट डेटा मैं आपको बताता हूँ, जो कि स्टेट्स आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि 2024 के अंदर 287 मिलियन लोग पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस बी और सी से सफ़र कर रहे हैं, विच इज़ अ बिग नंबर टू वरी अबाउट। नंबर 2 कि 2024 में लेस देन 45% न्यू बॉर्न बेबीज़ को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगी। अगेन कितना बड़ा नंबर है। 13 मिलियन लोग यानी कि 13 लाख लोग 2024 में हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से उनकी वफ़ात हुई। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ वैक्सीनेशन, अवेयरनेस। उनको बताया जाए कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कहाँ कहाँ से ये चीज़ फैल सकती है। जैसे कि हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, हम सबको पता है कि इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, रीयूजेबल सिरिंजेस, कंटामिनेटेड ब्लड, अक्सर औकात फीमेल में जैसे एयर पियर्सिंग के लिए जा रही होती हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो इंस्ट्रूमेंट आपके ऊपर यूज़ किया जा रहा है दैट इज स्टरलाइज्ड और नॉट। डॉक्टर साहब, इवन के जो सैलून्स पार्लर वगैरह में जो फेशियल के जो टूल्स वगैरह मौजूद होते हैं, तो ये उससे भी एग्जैक्टली है। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने चेक करना है। दूसरा, अगर आप ये मेक श्योर नहीं कर सकती तो एटलीस्ट ये कर सकती हैं कि वो जो इंस्ट्रूमेंट आपके ऊपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि आप उसको अपने सामने स्टरलाइज कराएं। अब मैं एक आसान सी मिसाल देता हूँ अक्सर औकात कि हेपेटाइटिस बी और सी के जरासीम ये ब्लड से बाहर जितने कमज़ोर होते हैं उतने ही ब्लड के अंदर जाके ख़तरनाक हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ साबुन से प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करें, लेट्स सपोज कि अगर आपको कोई इन्फेक्टेड ब्लड लग गया किसी पेशेंट का जिसको हेपेटाइटिस बी और सी था, कुछ भी ना करें, सिर्फ आपने हैंड वॉश कर लिया तो हेपेटाइटिस बी और सी के जरासीम गए। लेकिन अगर ये ब्लड के अंदर चले गए, खुदा न खास्ता कि कोई कट लगा हुआ है, चले गए, तो ये इतने ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग एक मोहलिक बीमारी हो सकती है।
अच्छी चीज़ ये है कि इस वक्त तक हेपेटाइटिस सी की ओरल एंटीवायरल मेडिकेशंस आ चुकी हैं जो कि 95% केसेस में क्योर रेट है इसका। बहुत अच्छी बात है। और हेपेटाइटिस बी जो आप फैलने से बचा सकते हैं कैसे? वैक्सीनेशन के ज़रिए, कि जैसे न्यूबॉर्न बेबीज़ हों उनको वैक्सीन करें। पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया है कि EPI स्केड्यूल के अंदर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम कर दिया, ईजीली अवेलेबल। लेकिन हमें एक मिथ है कि हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगाने से हमें हेपेटाइटिस हो जाएगा। इसको क्लियर करने की ज़रूरत है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, उसके अंदर कोई लाइव जरासीम नहीं होते। तो एक चीज़ जो इनएक्टिवेटेड है वो आपको कैसे नुकसान फैला सकती है? इनफैक्ट रिसेंटली तो प्रेगनेंसी में भी इसको रिकमेंड किया गया है। जो हामला ख़वातीन हैं हम उनको भी, जो रिस्क पे हैं, हम तो उनको भी रिकमेंड करते हैं कि आप डेफिनेटली इसको वैक्सीन कराएं। सबसे पहले सादा सा टेस्ट है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन anti-HCV। इफ़ इट इज़ नेगेटिव, आपको लगता है कि हेपेटाइटिस बी इज़ नेगेटिव, गेट द एक्सपर्ट ओपिनियन, गेट द हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन डन। 3 डोजेज हैं, लाइफ लॉन्ग के लिए आपकी ज़िंदगी बच सकती है। अच्छा, मैंने ना डॉक्टर साहब देखा जो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, कुछ उनके अंदर कभी एक डॉक्टर होता था और उनकी आंखें जो है ना वो कुछ चीज़ें स्कैन कर लेती थी। तो उनमें एक चीज़ मैं देखी, जब किसी की आंखें जैसे पीली हो जाती थी या चेहरा जो बहुत ज़रा उतर जाता था तो वो, और बड़े बुजुर्ग, और एकदम से किसी की रंगत जर्द हो रही है या फिर डार्क होने लग जाती थी, एक शख्स जिसका कॉम्प्लेक्शन अच्छा था, तो कहते कुछ बेटा कुछ जिगर का मसला तुम्हें लग रहा है, तुम फौरन जाके डॉक्टर को चेक करो। तो ये बड़े बुजुर्ग भी कह देते थे। लेकिन ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब उस स्टेज तक पहुंचते हुए आपको टाइम लगता है। जैसे डॉक्टर साहब ने स्क्रीनिंग की बात की, तो जो स्क्रीनिंग क्या किन लोगों को आप सजेस्ट करते हैं, और क्या हर शख्स को, हर एज की? बिल्कुल, स्क्रीनिंग इज़ फॉर ऑल, स्पेशली जो लोग एट रिस्क हैं, लाइक प्रेग्नेंट फीमेल्स, ठीक है, उनमें स्क्रीनिंग ज़रूरी है। और बिफोर चाइल्ड बर्थ अगर पेशेंट आता है, फिर उनका एंटीजन करा के, और चाइल्ड को भी जो है वो एक्टिव और पैसिव दोनों इम्यूनाइजेशन दी जाती हैं, ताकि उसमें ट्रांसफ़र, क्योंकि हेपेटाइटिस बी का ट्रांसफ़र रेट सी के मुकाबले में ज़्यादा है। इस वक्त हम ज़्यादातर क्रॉनिक हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा वैसे स्क्रीनिंग इज़ फॉर ऑल। जो लोग इम्यूनाइज हैं, जिनका कंफर्म है उनको EPI लग गई है, तो मे नॉट बी नेसेसरी अनलेस दे आर अंडरगोइंग सर्टन प्रोसीजर्स या कुछ, तो फिर उनको जो है वो उनके एंटीबॉडी लेवल्स देखे जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, सिग्नल्स ऐसे कौन से हैं जो आपका लिवर आपको दे रहा है और हम उसको रीड नहीं कर पा रहे होते हैं? देखें, ओबेसिटी इज़ अ बिग थिंग, और फैटी लिवर आजकल एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, जो मैंने बहुत पतले लोगों में भी देखा है। बहुत, बिल्कुल, हाँ। हमें लग रहा था कि वेट से ही होगा, आपका वेट ज़्यादा है तो बस आप ही को फैटी लिवर होता है, पतले लोगों को तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोगों की आजकल ये कंप्लेन होती है कि हम हर कोशिश के बावजूद अपना वेट लूज़ नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन समथिंग इज़ रॉन्ग। जो आपका जो मेटाबॉलिक इंजन है आपकी बॉडी का, जो लिवर है, वो स्लगिश हुआ है। तो ज़रूर अपने आप को फैटी लिवर के लिए स्क्रीन कराएं, क्योंकि हेपेटाइटिस या लिवर का जो इंसल्ट है वो मुख्तलिफ चीज़ों से है। वायरल हेपेटाइटिस है, क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस है, ऑटो इम्यून है, एंड फैटी लिवर इनफैक्ट अब तो काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ से ऊपर चला गया है। इट्स मच मोर प्रेवलेंट दैन ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस वगैरह। तो आपका जो सवाल था कि कब हमें सोचना चाहिए, तो सोचना ये तब चाहिए जब एक तो किसी को रिस्क फैक्टर्स हों, कोई डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमियाज हों, अनकंट्रोल्ड हों, फिर उनको जो है वो इश्यूज़ हों इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन के, उनको लगे कि उनका स्लगिश डाइजेशन हो गया है, उनको जो है वो डिस्पेप्टिक सिम्टम्स हैं, उनको खाना हजम नहीं हो रहा, और या वो उनकी जो वेट लॉस की कोशिश है वो कामयाब नहीं हो रही, तो डू गेट चेक्ड फॉर फैटी लिवर स्पेसिफिकली। और अक्सर लोग कहते हैं वैसे इनको थकान बहुत ज़्यादा हो रही होती है। हाँ, बिल्कुल, ये भी इसके सिम्टम्स में से एक है क्या? देखिए, ये एक स्पेक्ट्रम है सारी चीज़ें, जिसकी जो रूट कॉज है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसमें फैटी लिवर है, इसमें ओबेसिटी है, वेस्ट का सर्कमफ्रेंस का ज़्यादा होना है, डायबिटीज़ है, हाइपरलिपिडीमियाज यानी कोलेस्ट्रॉल की बेतरतीबी है, इवन यूरिक एसिड है, इवन थायराइड। अच्छा, चेहरे के अलावा क्या हमारे नेल्स वगैरह भी बताते हैं कि अगर हमें लिवर वाली कैसी चीज़ है? वो ज़्यादा क्रॉनिक स्टेज में जब आपका प्रोटीन और एल्ब्यूमिन वगैरह के इश्यूज जो हैं वो होते हैं, तो उस वक्त नेल्स भी आपके अफेक्ट होने शुरू होते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी ईटिंग हैबिट से कितना बड़ा वर्क किया हुआ हमारे लिवर का, ये बताएं ज़रा। देखिए, अभी जो बात चल रही है वो हम हेपेटाइटिस की भी बात कर रहे हैं। बेसिकली अगर आपको जॉन्डिस होता है तो वो एक सिम्टम होता है।
उसको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो क्या टाइप का हेपेटाइटिस है, जिसके लाइक आया कि वो हेपेटाइटिस A, E, B, C जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसको रिकग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना, जिसको आपने वैक्सीनेशन के ज़रिए आप कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो हम फैटी लिवर की बात कर रहे हैं, फैटी लिवर बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और जो लोग ज़्यादातर ओबीज़ होते हैं उनमें तो बहुत कॉमन है ही। लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ लोग स्लिम होते हैं लेकिन जिनका वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होता है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। उनको और उनका जो विसरल फैट है, यानी जो उनके ऑर्गन्स के ऊपर जो हमारे चर्बी की लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ये उन लोगों में ही ज़्यादा होता है जिनका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अनहेल्दी, अनबैलेंस्ड होता है, जिनका डाइटरी पैटर्न ऐसा है कि वो बहुत हाई फैट इनटेक कर रहे हैं, बहुत चिकनाई की मिकदार बहुत ज़्यादा लेते हैं, या ख़ास तौर पे शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स जो रिफाइंड फॉर्म में उनकी ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोहाइड्रेट्स की इतनी मिकदार लेते हैं जो आपकी बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा होती है, या आप उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, इतने आपने कार्बोहाइड्रेट इनटेक किया, तो वो सारे शुगर्स कन्वर्ट होके फैट में वो आपके लिवर पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जो कि फिर आगे जाके वो फैटी लिवर, और फिर अगर आप फैटी लिवर को बहुत लाइट लोग लेते हैं, अगर आप स्क्रीन करने लगें तो आपको पता चलेगा कि हर तीसरे चौथे शख्स में से एक बंदा जो है वो फैटी लिवर उसको होगा। अगर आप उसको उसी तरह छोड़ देते हैं, 3 में से एक बड़ी खौफनाक आप रेशियो इसी तरह का है, सामने आ रही हैं फिगर्स, क्योंकि देखिए हर कोई तो स्कैन नहीं करवाता ना। बिल्कुल। अभी वो तो भी स्कैन तो हम तब तक नहीं जाके कराएंगे जब तक डॉक्टर साहब हमें लिख के नहीं देंगे कि आप जाके स्कैन करवा ले। ये तो लेकिन ये बहुत कॉमन है, बिकॉज हम मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स वगैरह अगर आप कंडक्ट करते हैं तो आपको हर तीसरे चौथे शख्स में ये जो है ना नज़र आ रहा है। और दूसरी बात ये कि जब अगर आप उसको ऐसे ही रहने दें और आप उस पर कोई इकदाम ना करें, अपनी डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना करें, एक्सरसाइज ना स्टार्ट करें, और कि बस ये तो फैटी लिवर है कुछ नहीं होता, तो वो ओवर द इयर्स इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फिर वो लिवर सिरोसिस, जिसमें लिवर सुकड़ जाता है और फिर कॉम्प्लिकेटेड एक क्रॉनिक डिजीज़ में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसको फिर रिवर्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोगों को क्या देख रहे हैं कि लोग हम ऐसी कौन सी गलती एक बार नहीं बार बार करें कि जिसकी वजह से हमारा जो जिगर है वो मुतासर हो रहा है? देखिए, अगर हम सबसे पहले थोड़ा सा अपने ऑडियंस के लिए अगर हम चीज़ों को डिवाइड करें तो समझना आसान हो जाएगा। हाँ। ठीक है ना? एंड आई वुड रियली वांट कि आप और उसको आसान फहम बना के ताकि लोग समझ सकें इसको। हेपेटाइटिस ने एक्चुअली आम लफ्जों में एक आम पी लिया और एक काला पी लिया, काला यरकान जिसे कहते हैं। ठीक है ना? हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये आलूदा पानी से लगता है, वो तो ठीक है बेशुमार है हमारे पास। अब अगर हम अपने घर में बॉइल्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, हम ख्याल कर रहे हैं अपनी चीज़ों का, हाइजीन का ख्याल कर रहे हैं, जिस जगह पे खाना खा रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन हमें पता है कि वो साफ़ सुथरा फूड है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि हम हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई लगे। अच्छा, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जब लग जाता है तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट निकल आते हैं, ठीक हो जाते हैं। बहुत कम पेशेंट हैं जो फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर यानी लिवर फेलियर की तरफ जाते हैं, ये रेशो बहुत कम है, इस पर हम अभी बात नहीं कर रहे। ठीक है ना? अब काले अरकान पर आते हैं तो वो हेपेटाइटिस बी सी डी, ठीक है ना, उसके लिए हमें पता है कि वो साइलेंट किलर है, वो जब लगेगा तो पता नहीं चलेगा आपको, और पता चलेगा कि जब वो एक लंबा अरसा गुजर गया और फिर पेशेंट आया और पता चला कि अब लिवर डैमेज हो गया और सिरोसिस हो गया और ये उसकी वजह से पेट में पानी भर गया, गनूदगी और खून की उल्टियाँ, ये सब उसके वो सिम्टम्स हैं जिस पर हमें पता चल जाता है कि यार अब चीज़ें बहुत आगे निकल गई, अब लिवर ट्रांसप्लांट एक ही हल है। ठीक है? इसी तरीके से अगेन फैटी लिवर को हम कब डिटेक्ट कर सकते हैं? फैटी लिवर की बात करें तो फैटी लिवर जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ऐसा बहुत कम होता है कि पेशेंट को सिर्फ फैटी लिवर हो, लेकिन हो सकता है। लेकिन ऐसा पेशेंट जिसको डायबिटीज़ हो, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम हो, जिसको ओबेसिटी हो, ऐसे पेशेंट्स में फैटी लिवर साथ में होना बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो तो पैकेज में आ गया डॉक्टर साहब, पैकेज अब मैंने आम अल्फाज में लोगों को समझाना है। अब कैन यू बिलीव इट कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जो किट है जिससे हम डिटेक्ट करते हैं इनिशियली, उसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है। 100 रुपये सर? सिर्फ 100 रुपये। मैं ये सोचता हूँ कि अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट हमारे साथ दे दे और नेशनल आईडी कार्ड जो हमारा बन रहा होता है NIC, अगर उसमें 100 रुपीज़ ऐड करके ये मैंडेटरी कर दें कि हर आने वाला का पेशेंट का या जो भी सर, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, मुझे इसके एम्फसाइज करें, लेकिन छोटी सी ब्रेक आ गई। ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा।
जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मैं बात कर रही हूँ आपके और अपने जिगर के जो है ना मसले मसाइल के हवाले से, क्योंकि ऐसा नहीं ना कि सारी बीमारियां जो लोगों को ही होनी है, तो मैं भी ऑफ कोर्स मैं भी एक जीती जाती इंसान हूँ, और मैं भी वो तमाम तर गलतियाँ हो सकता है कर रही हूँ जो आप लोग भी करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो जिगर है वो मुतासर होता है। और एक बार जनाब आप किसी क्रिटिकल स्टेज तक पहुँच गए तो फिर आगे चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप पहले से ही प्रिवेंशन की तरफ चले जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले वो टेस्ट की बात कर रहे थे जो आपने कहा सिर्फ 100 रुपीज़ का वो टेस्ट है। यस। और उस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? अच्छा, उसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों कवर हो जाते जो हैं, मेजर इस वक्त हमारा कंसर्न भी है। और हम ये बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी जो इस वक्त सपोर्ट कर रही है सबसे ज़्यादा वो लिवर ट्रांसप्लांट के स्टेज पे कर रही है। लिवर ट्रांसप्लांट का जो खर्च टोटल है वो तकरीबन 10 मिलियन है, 1 करोड़। तो हम 100 में कितने जीरो लगाएंगे जब 1 करोड़ तक पहुंचेंगे? तो अगर हमारी ऐसा नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं और ऐसा रिमोट एरिया के अंदर वो फ्री कैंप्स कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कैंप्स। पहले आई रिमेंबर आप जब मैंने शोज किए जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पहले हम सायमुल जाना पड़ता था। यस, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए का आता था। और अब गवर्नमेंट डोनेशन से इकट्ठी की हुई समा के प्लेटफॉर्म से लोगों के लिए मैंने। हाँ, तो अब अगर ये कि हम सिर्फ किसी ऐसी जगह पर या किसी ऐसे स्टेज के ऊपर अगर हम एक चेक लगा देते हैं कि भाई जब तक आपका NIC नहीं बनेगा, जब तक आप ये टेस्ट ना करा लें, तो हम डेफिनेटली उस बर्डन को कम कर देंगे जो बर्डन हमारा 1 करोड़ तक जा रहा है। तो उस पर भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ना। लेकिन अगर हम इनिशियली ले लेंगे तो हम आराम से पेशेंट को अराउंड तकरीबन हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट की अगर ज़रा सी बात करें तो कोई तकरीबन 10,000 15,000 के अंदर पर मंथ की ट्रीटमेंट है। बेस्ट ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम 3 महीने में कोई 30-40,000 के ऊपर पेशेंट को ट्रीट कर लेंगे एज कम्पेयर टू कि हम उस 10 मिलियन पर जाएं, तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ट्रीट हो जाएगी, बहुत बड़ी पॉपुलेशन।